देखिए, इस मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस है ना। हमारी सांस्कृतिक विरासत पे किसी ने भी हाथ उठाई तो हम लोग सहन करने वाले नहीं, है ना। ये आदिवासी खून है, फाइटर लोग हैं, और हम लोगों को ये डरा धमका के या सरकारों का दबाव बना के तो नहीं डरा सकते। और इस तरीके से भी कोई करेगा, देश का माहौल खराब करेगा, तो उसको जवाब दिया जाएगा। ये दोनों क्या है, हिंदुत्व के आइटम बॉल है, देश राणा और सूर्य चौहान। आप इन पे जितनी चर्चा करेंगे उतना प्रसिद्ध होंगे, तो इन तुच्चों की चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। सभी दर्शकों को जय भीम। मैं दलित टाइम से नवीन कुमार राज, और आज हमारे बीच में डॉक्टर आनंद राय जी हैं, और जिनसे हम कुछ मुद्दों पर चर्चा करना चाहेंगे जो अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। अम्बागढ़ राजस्थान का, जयपुर के नज़दीक में अम्बागढ़ किला है, तो वहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा चर्चा में ये मुद्दा आया कि उसके ऊपर कुछ लोगों ने, जो कि कहा जा रहा है कि भाजपा से जुड़े लोग थे, उन्होंने एक झंडा लगाया। उसको एक कांग्रेस के विधायक हैं रामकेश मीना जी, और उन्होंने और उनके कुछ साथियों ने, ऐसा कहा जा रहा है कि उसको हटा दिया गया। तो इस पर एक वरिष्ठ एक जानकार हैं डॉक्टर आनंद राय जी, जो हमारे बीच में मौजूद हैं। तो मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको जय भीम। मैं ये जानना चाहूँगा कि जो हमारे आम दर्शक हैं, तो वो इस मुद्दे को मेन स्ट्रीम मीडिया में देख रहे हैं, तो मेन स्ट्रीम मीडिया में देखने के बाद में जो ज़्यादातर लोग हैं वो कंफ्यूज हैं कि आखिर ये माजरा है क्या। क्योंकि अभी मेन स्ट्रीम मीडिया और कुछ चैनल इसको इस तरह से दिखा रहे हैं कि जो वहाँ का जो मीणा समाज है तो वो हिंदुओं के खिलाफ हो गया है, या फिर मीणा समाज के कुछ लोग हिंदुओं के खिलाफ बरगलाए जा चुके हैं। तो ये सारी चीज़ों पे आप अपने स्तर से क्या बताना चाहेंगे कि एक आम दर्शक समझ सके कि ये मामला आखिरकार है क्या? जी बोलिए। देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि जो आदिवासी समाज है वो धर्म पूर्वी समाज है। मतलब जब धर्म का उदय हुआ उसके पहले से ये समाज है। आदिवासियों की अपनी एक संस्कृति है जो कि बड़ा रिच कल्चर है। तो सनातन धर्म है जिसको हम हिंदू धर्म बोलते हैं, ये बहुत बाद में आया। जी जी। और जहां तक अम्बागढ़ फोर्ट का प्रश्न है, अम्बागढ़ फोर्ट जो है वो मीणा सरदारों ने बनाया था, और अम्बागढ़ के साथ साथ वहां 15-20 फोर्ट जो है वो मीणा सरदारों के थे, और आसपास भील सरदारों के भी वहां कई किले हैं। अमूमन इतिहासकार ये लिखते हैं कि ये युद्ध राजपूतों ने जीता या ये युद्ध इन्होंने जीता। एक्चुअली वो जो सेना होती थी उसमें अधिकतर सरदार जो होते थे वो मीणा सरदार या भील सरदार होते थे, उनके भरोसे ही युद्ध लड़े जाते थे। तो जहां तक झंडा फहराने का प्रश्न है, तो जब कोई भी संस्कृति की इमारत होती है या कोई पुरातत्व महत्व का कोई फोर्ट है, तो उसके ऊपर जो झंडा है वो या तो देश का लगना चाहिए या वो गढ़ का जिस जाति से, जिस कबीले से संबंध है उसका लगना चाहिए। अभी देखा यह जा रहा है कि जो भी इस तरीके की इमारतें हैं पुरातत्विक महत्व की या सांस्कृतिक महत्व की, वहां पर जो हिंदुवादी संगठन है वो भगवा ध्वज फहरा देते हैं। हमारी भगवा से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भगवा मंदिर पे फहराइए। आप भगवा को ऐसी जगह क्यों फहरा रहे हैं जो कि एक मीणा समुदाय की संस्कृति का प्रतीक है, उनकी विरासत है। आप उनके समाज का भगवा फहरा रहे, तो कहीं ना कहीं भगवा का भी अपमान कर रहे हैं। जी जी। और आप हिंदू धर्म की दूसरी चीज देखिए, जैसा आपने अभी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी। आपने इसमें एक चीज कही कि जो आदिवासी समाज है तो वो उस समय का है जबकि हिंदू धर्म की उत्पत्ति, जिसे सनातन धर्म कहा जाता है, उसकी उत्पत्ति नहीं हुई थी। तो इस चीज पर भी वो लोग सवाल उठाते हैं, इसको भी वो सनातन धर्म का अपमान मानते हैं कहीं ना कहीं। दूसरी चीज कि इसमें एक चीज़ ये कही गई कि जो मीणा समाज है तो उसमें कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के कुछ लोगों के बहकावे में आकर और मीणा समाज के ऊपर एक कंधे पे बंदूक रख के यहाँ पे कांग्रेस के जो एमएलए हैं तो वो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के खिलाफ में ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रामकेश मीणा जी आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, मैं भी चूंकि मध्य प्रदेश का हूँ। रामकेश मीणा निर्दलीय विधायक है, विधायक नहीं है। हो सकता है सरकार को उनका समर्थन हो, लेकिन मेरी जानकारी ये है कि वो एक निर्दलीय विधायक है ना। और मुद्दा यहाँ
या बीजेपी का नहीं है, यहाँ मुद्दा आदिवासी वर्सेस हिंदूवादी संगठनों का है। जी जी। और हम मध्य प्रदेश में गैर संगठन जिससे मैं बिलोंग करता हूँ फेस कर रहे हैं कि जो हिंदूवादी और आदिवासी संगठन है वो हम लोगों के खिलाफ आए दिन झूठी एफआईआर करवा रहे हैं, और ये सब काम यहाँ भी सब चल रहा है, और इन सब लोगों से हमको निपटना पड़ रहा है। और एक अगर तो यदि वहाँ लोग इकट्ठे होता है आदिवासी समुदाय, तो आप खुद देख लेंगे कि वहाँ कांग्रेसी इकट्ठे होते हैं या हर आदिवासी समुदाय के लोग वहाँ पहुंच रहे हैं। तो ये अपने आप में जिस तरीके से पूरे माहौल को खराब किया गया, सुरेश चव्हाण के करके कोई चैनल है, सुदर्शन चैनल, वो मीणा को गाली दे रहे हैं। कोई एक हत्यारा है राणा, वो हिंदू धर्म का स्टार और पोस्टर बॉय बना हुआ है, कहीं न कहीं उसको भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों का समर्थन है। तो इस तरीके से तो आदिवासियों का अपमान नहीं सहन किया जाएगा ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल इसमें मैं ये नहीं कहना चाह रहा था कि वो कांग्रेस के विधायक, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी देखिए दलित टाइम्स की कोशिश ये है कि जो चीज़ें मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रही हैं वो अलग हैं, लेकिन हकीकत क्या है हम उससे रूबरू लोगों को कराना चाहते हैं। तो इसलिए मैं आपसे ये चीज़ें जान रहा था। दूसरी चीज़ इसमें आपने सुरेश चव्हाण का भी जिक्र किया, तो चूंकि उनका चैनल जो है वो काफ़ी ज़्यादा विवादित बयान हर चीज़ पे देते हैं, तो इसमें क्या आपको ये लगता है कि उनका जो चैनल जिसकी उसकी तरफ से जो भी बयान दिए जाते हैं, तो क्या कहीं ना कहीं ऐसा है कि भाजपा या उनकी जो लॉबी है तो वो उस चैनल के माध्यम से लोगों को एक मैसेज देना चाहती हो कि जो मीणा समाज है वो हिंदू समाज के खिलाफ में रहता है, ताकि देश के अंदर आदिवासियों के खिलाफ में एक माहौल बन सके कि आदिवासी समाज को हिंदू से अलग किया जा रहा है? देखिए ये चीज समझनी होगी आपको कि मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आदिवासी एक धर्म पूर्वी समाज है, इनका अपना एक संस्कृति है। ये जिस धर्म को से प्रभावित होने लगे उस धर्म को स्वीकारने लगे। जैसे लक्षद्वीप में कई लोगों ने मुस्लिम धर्म स्वीकार लिया, महाराष्ट्र की एक जगह है वहां पर भी मुस्लिम धर्म स्वीकार लिया, नॉर्थ ईस्ट और कई जगह उन्होंने क्रिश्चियन धर्म स्वीकारा, और कई जगह हिंदू धर्म से प्रभावित होकर वो हिंदू धर्म के देवी देवता को मानने लगी। लेकिन आज भी बहुत बड़ा आदिवासी तबका है जो अपना मूल जो प्रकृति धर्म है, जो वो नेचर को मानते हैं, वो लोग मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं, वो लोग नदी की पूजा करते हैं, पहाड़ की पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं। वो एक प्रकृति प्रेमी समाज है और उनके देवता अलग है। वो कहीं से कहीं तक वो लोग सनातन धर्म से उनका संबंध है, तो आज भी वो प्योर ट्राइबल जो है वो बड़ी मात्रा में मौजूद है, और कहीं न कहीं ये सांस्कृतिक अतिक्रमण है। भाई हम बोलते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी गोवा में चुनाव लड़ने गई तो वहां तो उन्होंने नहीं बोला कि क्रिश्चियन लोग आप हिंदू बन जाइए, आपने हिंदुओं के वोट लिए और आपने सरकार बनाई, तो आप आदिवासी क्षेत्रों में जाकर उनसे क्यों बोलते हो कि आप हिंदू बन जाइए? भाई आदिवासी तो हिंदू नहीं है ना, आदिवासी का तो धर्म अलग है। आप यदि वो हिंदू बनता है, यदि वो क्रिश्चियन बनता है, यदि वो मुस्लिम बनता है, तो ये संविधान उसको स्वतंत्रता देता है। लेकिन यदि आप 100% ट्राइबल्स को चाहेंगे कि वो हिंदू धर्म स्वीकार ले या हिंदुओं के हिसाब से चले, तो आप सबसे पहले राम मंदिर में एक आदिवासी पुजारी को नियुक्त कर दीजिए अयोध्या। या इस देश के अंदर जितने भी कृष्ण है पर आप यादव पुजारी बिठा दीजिए, सब बड़े भक्त और उनके मिश्रा और तिवारी जी कृष्ण मंदिरों में क्या कर रहे हैं? तो आप ओबीसी समाज को, आप आदिवासी समाज को सम्मान नहीं देना चाहते, आप उनको अपने मठों में, अपने मंदिरों में वो उचित रिस्पेक्ट नहीं देना चाहते, लेकिन आप चाहते हैं कि उनका जो चंदा है, उनकी जो दान पेटी में गया जो दान है, उससे आपकी औलादे और आपकी वंशज पलते रहे। तो ये अब नहीं होगा, तो बहुत जागरूक हो गए। जी बिल्कुल। इसमें एक चीज़ मैं ये भी जानना चाहूँगा, जैसे अभी ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और इसमें बहुत ज़्यादा आक्रोश भी लोगों के अंदर है। इधर जो भाजपा से संबंधित जितने भी संगठन हैं वो पूरी तरह से इसे हिंदू और हिंदू के खिलाफ की तरह से ले जा रहे हैं। दूसरी चीज़ जो जैसा कि चूंकि सभी लोग जो मीणा समाज से, जो आदिवासी समाज से जो जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों का वही कहना है जो चीज़ आपने बताई कि ये हमारी संस्कृति पे एक अतिक्रमण हो रहा है, तो वो उसके खिलाफ में है, वो हिंदू धर्म के खिलाफ में नहीं है। लेकिन पूरे देश को ये मैसेज आप किस तरह से दे पाएंगे कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया इसको हिंदू और नॉन हिंदू एक तरह से उसकी खिलाफत में बदल रही है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी संस्कृति को लेकर चल रहे हैं, आप किसी के खिलाफ नहीं हैं। और दूसरी चीज़ कि
अभी तक जो प्रकरण हुआ है उसमें सभी चीज़ को लेके सुरेश चौहान जो है वो पूरी तरह से आगे आ गए, फ्रंट पे आ गए हैं और 1 तारीख को उन्होंने वहां पर पहुंचकर दोबारा से भगवा झंडा लहराने का ऐलान भी किया है। तो उस पर आपकी क्या रणनीति है कि आगे ये किस दिशा में जाएगा? देखिए, मैं तो बात सुरेश चौहान के आने वाला है नहीं है ना, सुरेश राणा आने वाला, ये आज आप लिख के रख लीजिए। हम लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि मीणा के किलो में आमद दे दें, है ना। इनका खून अभी इतना स्ट्रांग नहीं है कि ये आदिवासी खून से टक्कर ले लें। ये इनमें से कोई नहीं आने वाला, ये सिर्फ कैबिन में बैठकर उपसाऊ बातें कर सकते हैं बस। हकीकत में जमीन पे ये कुछ नहीं है, जीरो है लोग। दूसरा ये है कि ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको हम कहते हैं, हकीकत में जो आदिवासी समाज है वो न तो ये अखबार पढ़ता है, उन लोगों में लिटरेसी रेट कई जगह बहुत कम है, न तो वो भास्कर पढ़ते हैं, न नई दुनिया पढ़ते हैं, न जागरण, न अमर उजाला, न कोई अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं। पूरा जो ट्राइबल तबका है, जो यूथ है, वो अधिकतर यूट्यूब चैनल्स पे है और दलित समाज का अपना एक मीडिया है, आदिवासी समाज का अपना एक मीडिया है और अधिकतर लोग वही देखते हैं। वो अब आज तक एबीपी न्यूज और ये जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, आप सर्वे करवा लीजिए कि आदिवासी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल कौन सा है, तो 90% यूट्यूब चैनल्स आज देखे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें उनको लगता है कि उनकी बात हो रही है, उनके एंगल देखा जा रहा है। यदि आप मेन स्ट्रीम मीडिया देखेंगे और यदि आप स्क्रीन पे देखेंगे कि जो स्वतंत्र टिप्पणीकार है वो भी ब्राह्मण है, कांग्रेस वाला भी ब्राह्मण है, भाजपा वाला भी ब्राह्मण है, आप वाला भी ब्राह्मण है, वो जो एंकर है वो भी ब्राह्मण है। तो इस तरीके से एक पूरा चर्चा के बजाय एक समाज विशेष के लोगों को इकट्ठा करके वहां मुर्गा लड़ाई जाती है। तो वो सब लोगों को नहीं पसंद आ रहा है। और जो यूट्यूब चैनल है वो बहुत अच्छे जो टैलेंटेड युवा है, उन्होंने ग्रामीण स्तर पर, तहसील स्तर पर अपने यूट्यूब न्यूज चैनल खड़े कर लिया। वो लोग बहुत लोकप्रिय है, हजारों लाखों की संख्या में उनके वीडियोस देखे जा रहे हैं। हमारे क्षेत्र में कम से कम 10 यूट्यूब चैनल ऐसे जिनके 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और उनका एक वीडियो लाखों लोग देखते हैं। तो हम लोगों को बहुत जल्दी ये बात समझ में आ गई थी और हमने हमारा समानता मीडिया खड़ा कर लिया था। आज की डेट में हम ये मेन स्ट्रीम मीडिया को हम देखते ही नहीं ना, हमको उससे कोई फर्क पड़ता है। दूसरी चीज मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि इसमें जैसा कि आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग भाजपा पर यह आरोप लगाते हैं कि भाजपा पीड़ित समाज, जो भी दलित हुए, पिछड़े हुए या फिर जो ट्राइबल समाज है, उन सबके खिलाफ है। लेकिन चूंकि राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, तो आप इसमें राज्य सरकार के क्या मतलब रवैये को किस तरह से देखते हैं? दूसरी चीज की राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद और चूंकि प्रियंका गांधी हो या जो भी कांग्रेस लीडर हैं, वो जब भी किसी दूसरे स्टेट में कोई ऐसी घटना होती है तो उस पर तुरंत आवाज उठाते हैं। तो राजस्थान में अगर इस तरह की घटना हो रही है तो उस पर जो राजस्थान की राज्य सरकार है उसका रवैया आपको किस तरह का दिखाई दे रहा है इस मामले में? देखिए, जहां तक प्रियंका गांधी या राहुल गांधी जी का सवाल है, उनके पास आदिवासी मुद्दों को लेकर अच्छे सलाहकार नहीं है, न ही उनके टीम में कोई ट्राइबल्स है। मैं अच्छे से जानता हूं उनके ऑफिस लोग काम करते हैं। बिरसा मुंडा जी की जयंती पर उनके ऑफिस से ट्वीट नहीं आता है, जयपाल सिंह मुंडा जी को लेकर कोई ट्वीट नहीं आता है और हमारे कई मुद्दे जो महत्वपूर्ण है उन पर वहां से ट्वीट नहीं आता है। तो ये जरूरत है कि आदिवासियों के मुद्दे जो इस देश में 8 से 10% और मध्य प्रदेश में तो 22% है। यदि आपको सबका नेतृत्व करना है, उनका प्रतिनिधित्व करना, तो सबसे पहले तो आपके उनके मुद्दों को लेकर अपडेट रहना पड़ेगा। तो अभी तक की बात तो ये लोग अपडेट ही नहीं है। इनकी टीम इसको जैसा बता देती है, कोई IIM से पढ़ा हो, कोई IIT से, इनके पास कोई जमीनी युवा नहीं है। कुछ JNU के 2-3 लोग इन्होंने रखे हैं, तो वो भी पंडित है। तो आपको कम से कम आदिवासी मामलों के जानकार को अपने पास आप रखिए, है ना। जहां तक राजस्थान सरकार का प्रश्न है, राजस्थान सरकार बड़ा फूक के चल रही है। अभी तक राजस्थान में राजपूतों का दबदबा है, रहता आया है, चाहे सत्ता में प्रतिनिधित्व चाहे SC का हो, ST का, लेकिन मतलब वो उनके प्यादे होते हैं। मतलब जो सही नेतृत्व है समाज से, उसको टिकट नहीं मिलती है। जो बड़े जमींदार हैं, वो जिसको टिकट चाहते हैं उसको दिलवा लाते हैं, वो पार्टी का पट्टा पहन के घूमता है। अभी वहां पर जो भारतीय ट्राइबल पार्टी है वो जरूर आदिवासियों का सही मायने में नेतृत्व कर रही है और कुछ निर्दलीय विधायक हैं जैसे राकेश मीणा, कुछ लोग हैं, वो आदिवासियों की आवाज है। तो बड़ी बारीकी से सरकार की नजर है इन मुद्दों पर। और जो
सच है वो सामने आ जाएगा। भाई ये तो वहां पर भगवा झंडा फहराया गया है तो सबके सामने फहराया गया। और यदि कोई सांस्कृतिक विरासत है, पुरातात्विक महत्व की विरासत है, तो वहां पर भाई आप झंडा मंदिर पे फहरा सकते हैं, आप किसी किले पे थोड़ी ना भगवा झंडा फहराएंगे। तो ये तो गलत है और उसके उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए जिन्होंने गलत किया। जी जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें जैसे आपने बताया कि जो सांस्कृतिक धरोहर हैं उनके ऊपर धार्मिक झंडा फहराना गलत है, तो ये चीज़ जब दिल्ली के अंदर लाल किले पे झंडा फहराया गया था तो उस टाइम जिस तरह का बवाल देखने को मिला था, तो लगता है कि मतलब आपको भी शायद ये लगता हो कि समाज की या फिर सरकार की निष्क्रियता है कि जो ये सांस्कृतिक धरोहर जयपुर में जो थी, जो अम्बागढ़ का किला, उसके ऊपर भी सेम ये काम किया गया। तो इसमें सरकारों का जो रवैया है तो उस पर आपको क्या लगता है? सरकार मुझे डिप्लोमेटिक चल रही है। जब लाल किले पे किसानों ने सिख समाज का जो पवित्र निशान है ना, जब उसका झंडा फहरा दिया तो उसको ये बोला गया कि खलिस्तान का झंडा है। जी जी। जबकि वो खलिस्तान को हर गुरुद्वारे में झंडा होता है, पीले कलर का झंडा होता है, उसके ऊपर वो निशान होता है ना। अब यदि सिख समाज के लोगों ने अपना पवित्र निशान वहां फहरा दिया तो उसको बोला गया कि ये खलिस्तान। और वही जब राजस्थान में एक जो अतिवादी हिंदूवादी संगठन है जब वो भगवा फहरा देते हैं तो उसको ये लोग सही ठहराते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि ये देश जो है सिर्फ हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं का है, सनातनियों का है, बाकी लोग इस देश में नहीं रहते। तो ऐसा थोड़ी ना, देश में तो सभी लोग रहते हैं, सबसे मिलकर देश बना। भाई आप जो सांस्कृतिक विरासत है वहां तिरंगा लहराइए, और जिन लोगों का वो स्टेट रहा है, जहां पर वो रहे हैं, जो जिनका किला रहा है, उनका झंडा फहराना चाहिए वहां पर। तो दूसरे लोगों का झंडा वो कैसे फहराएगा? तो गलत प्रथा शुरू हो रही है, इसी से तो विवाद पैदा होता है। जी जी। अच्छा, दूसरी चीज, जब जिस दिन ये झंडा फहराया गया था, मतलब जिस दिन झंडा फहराया गया था उससे पहले भी वहां पर कुछ मूर्तियों की तोड़फोड़ वगैरह हुई थी या फिर मूर्तियों में कुछ बदलाव किए गए थे। तो ये घटनाक्रम जो जब शुरू हुआ तो तब से वहां के जो समाज, जो एक्टिव लोग हैं, उनका इस पर क्या कहना रहा है शुरुआत से? देखिए, मैं आपको शुरू करूंगा गोंडवाना के जो किले हैं, है ना। गोंडवाना छत्तीसगढ़ का आपने सुना होगा, जब छत्तीसगढ़ और 52 परगना थे गोंडवाना के, है ना। उसके पहले से भी जो ट्राइबल स्टेट्स हैं उनके किले हैं। तो जब दूसरे राजाओं ने उन पर अतिक्रमण किया, जैसे भोसले राजाओं ने जब अतिक्रमण किया या और अन्य मराठाओं ने जब अतिक्रमण किया, जब उनका शासन आया तो उन्होंने उन किलों में छेड़छाड़ की और वहां हिंदू मूर्तियां स्थापित कर दी। गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर दी, राम जी की, क्योंकि उनका सरकार था तो उन्होंने कर दिया। अब लेकिन अब तो देश आजाद है, और जहां देश आजाद है वहां आप उनको कॉन्फिडेंस में लेकर दी, उनको उनकी राजी मर्जी से दिया। और वैसे भी आप बताइए ना, सांस्कृतिक विरासत पे, किलों पे, मंदिरों का क्या काम है ना। आप यदि हर जगह मंदिर करके वहां घंटा बजा के और वहां एक ब्राह्मण को बिठा देंगे कि उसकी रोजी रोटी चल जाए, तो ये हम रोजगार पुनर्वास केंद्र तो नहीं खोल रहे थे ना हम लोगों ने। ये तो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, हम लोगों ने युद्ध लड़े हैं और हम लोगों की एक पुरातन और निशानी है एक तरीके से। किस तरीके से लोगों ने बलिदान दिया, सरदारों ने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, उसकी एक निशानी है। आप उसको सोच रहे हैं कि एक धर्म के रंग में आप रंग दें, तो ये तो ठीक। जी, चलिए, अब काफ़ी सारी चीज़ें आपने इसमें बताई जिससे शायद एक आम दर्शक को ये बहुत सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी कि जो आखिरकार मुद्दा है वो क्या है और उसे रंग क्या दिया जा रहा है। लेकिन आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी और जो भी आपकी टीम है, जो आपके साथ जुड़े लोग हैं या जो आदिवासी समाज है, जो ट्राइबल समाज है, तो उनकी इस मुद्दे को लेकर क्या रणनीति आगे रहेगी कि किस तरह से वो चाहते हैं कि ये मुद्दा निपट जाए? देखिए, इस मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस है ना। हमारी सांस्कृतिक विरासत पे किसी ने भी आंख उठाई तो हम लोग सहन करने वाले नहीं है ना। ये आदिवासी खून है, फाइटर लोग हैं, और हम लोगों को ये डरा धमका के या सरकारों का दबाव बना के तो नहीं डरा सकते। और इस तरीके से भी कोई करेगा, देश का माहौल खराब करेगा, तो उसको जवाब दिया जाएगा, उसको लोकतांत्रिक तरीके से जवाब दिया जाएगा। और वो जिस भाषा में सुनना चाहता है, जिस भाषा में जवाब लेना चाहता है, उस भाषा में उसको जवाब दिया जाएगा। तो ये पहली बार जो है आदिवासियों से टकराए हैं, और इस तरीके से भी आदिवासियों से टकराएंगे तो इनका राजनीतिक नुकसान भी होगा और इनका सांस्कृतिक नुकसान भी होगा। आप किसी पर भी अपना धर्म थोप नहीं सकते। यदि वो राजी मर्जी से स्वीकार रहा है, राजी मर्जी से आपके मंदिरों में आ रहा है, आपकी पूजन कर रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना धर्म का प्रचार करिए, लेकिन आप जबरदस्ती नहीं चलेगी। आप
ये जो थोप रहे हैं और खासकर हमारी सांस्कृतिक विरासतों का जो भगवाकरण की कोशिश की जा रही है वो ठीक नहीं। जी जी। अच्छा, आपने एक ट्वीट किया था, वो बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको देखा भी है और उस पर बहुत सारे कमेंट्स भी लोगों के आए हैं कि हक की लड़ाई में निमंत्रण बांटे नहीं जाते हैं, मतलब उसमें खुद आना पड़ता है। तो इस पर आपने जो 1 अगस्त का जो रविवार का जो एक कार्यक्रम रखा है, तो उसमें आपने एक चीज़ ये भी कही कि जो सुरेश चौहान है वो भी नहीं आने वाले, उपदेश राणा है वो भी नहीं आने वाले। तो अगर वो लोग नहीं आने वाले हैं तो फिर आपका इसमें क्या वहां पर जाने का रहेगा, या फिर वो कार्यक्रम आपका देखिए वहां जाने हम का लोग तो रहेगा? जाएंगे, नहीं नहीं हम लोग तो जाएंगे, जैसे क्योंकि हमारे किले पर हमारी सांस्कृतिक विरासत पर आक्रमण हो रहा है तो एक यूनिटी का संदेश देने के लिए आदिवासी समाज तो वहां इकट्ठा होगा ना। जी जी। अब देखना ये कि ये जो दो लोग हैं ये वहां आते हैं नहीं आते हैं, या इनके पीछे से जो लोग गेम खेल रहे हैं, जो बीजेपी या हिंदुत्ववादी संगठन है वो इन दो यादवों के पीछे से गेम खेल रहे हैं। तो देखना है कि वो लोग इतनी हिम्मत इनमें दे पाते हैं कि वो स्पॉट पे आए। मैं तो कह रहा हूँ आके डिबेट करें, विमर्श करें, हम लोग लड़ाई झगड़ा करने वाले नहीं है। आप किसी भी मुद्दे पर आप तार्किक बहस करिए, एक मंच पे बहस करिए, आप किस किस एंगल से ये जो गढ़ है उस पे आपने भगवा फहरा रहे हैं या हिंदुत्व का झंडा कि भाई वो मंदिर तो है नहीं तो आप क्यों फहरा रहे हैं, और इस तरीके से आप माहौल बिगाड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। जी जी। चलिए, बस आखिरी सवाल आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि इसमें सबसे ज़्यादा जो बुरी बात कही है मीणा समाज को लेके वो सुरेश चौहान ने कही है, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, ताकि जो उन्होंने कहा है समाज के लिए उन शब्दों पर जो हमारा मीणा समाज है, जो हमारा ट्राइबल समाज है, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है वो आपके माध्यम से मैं जानना चाहूँगा। ये दोनों क्या है, हिंदुत्व के आइटम बॉय है, उपदेश राणा और सुरेश चौहान। आप इन पे जितनी चर्चा करेंगे उतना प्रसिद्ध होंगे, तो इन तुच्चों की चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, है ना। मैं इस बात के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ कि इनकी चर्चा इस तरीके से की जाए, इनकी कोई औकात नहीं है कि हम इन पर चर्चा करें। हमारे पास और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पे चर्चा करें, और यदि कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति किसी भी समाज से हो यदि मुद्दे पर सार्थक या चर्चा करना चाहता है तो उसका स्वागत है, और 1 अगस्त के दिन भी उसका स्वागत है। हम वहां लड़ने के लिए नहीं बैठे हैं, किसी भी मुद्दे पर लोकतंत्र है, सार्थक बहस की जाए और उसका सलूशन निकाला जाए। कानून सम्मत राजस्थान सरकार जो है, जिन लोगों ने वहां माहौल खराब करने की कोशिश की उनके खिलाफ एफआईआर करें। हम राजस्थान सरकार के साथ, लेकिन सरकार को खुलकर आना पड़ेगा आदिवासियों के समर्थन में। ऐसा नहीं होगा कि समर्थन भी नहीं करें और दूर से देखते रहे और बाद में बोलें कि आदिवासी हमें वोट दे दें, तो ऐसा नहीं होगा। आदिवासी युवा बहुत समझदार हो। जी जी। चलिए, तो आपने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें क्लियर कर दी। और दूसरी चीज़, चूँकि जब किसी मुद्दे पर देश के अंदर कोई भी इस तरह का मामला हो और उस पर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनके लिए हम अगर कोई बात ना कहें या उनके लिए कोई मैसेज ना भेजें तो वो चीज़ भी ठीक नहीं है। तो चूँकि जैसे मोदी जी जब भी कहीं पे रैली करते हैं, खासकर कहीं आदिवासी समाज में होते हैं, तो उस तरह की वेशभूषा पहन के वो रैली करते हैं, आपने देखा भी होगा। तो इससे शायद लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हैं और जो आदिवासी लोग हैं उन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, ऐसा उनकी वेशभूषा से कई बार लगता है। तो आप उनके लिए क्या एक संदेश देना चाहेंगे कि जो ये मामला चल रहा है उसमें वो इसको निपटाने के लिए अपनी तरफ से कुछ प्रयास करें? देखिए, क्रांति की शुरुआत हुई थी 1855 से, 1857 से नहीं हुई थी, 1855 से हुई थी। सबसे ज्यादा यदि किसी ने शहादत दी है, सबसे ज्यादा यदि कोई फांसी पे लटके हैं तो वो आदिवासी समुदाय के क्रांतिकारी हैं। और अभी तक किसी क्रांतिकारी को भारत रत्न नहीं दिया गया है। 26 जनवरी को भी नहीं दिया गया, ना 15 अगस्त को कोई घोषणा ऐसी की जाएगी। हम चाहते हैं कि टंट्या मामा जो भील समुदाय से थे, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, रॉबिनहुड थे, न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे जिस दिन उनको फांसी लिखा। तो जो बड़े क्रांतिकारी हैं जिनका आदिवासी समाज में मान सम्मान है, इनको भारत रत्न दिया जाए और उनको वो मान सम्मान दिया जाए जिससे पिछले 74 सालों में उनको सम्मान नहीं मिला। यदि आप बोलते हैं कि कांग्रेस ने आदिवासी को सम्मान नहीं किया तो आप करिए सम्मान। आप उनके क्रांतिकारियों के नाम पर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम रखिए, आप उन लोगों को भारत रत्न दीजिए। आप उनके जो उनके कलाकार हैं, जो हैंडीक्राफ्ट है, क्राफ्ट है, उनको आप राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाइए। और कहीं ना कहीं एक बड़ा ईमानदार समाज है और बहुत खुददार समाज है, आप उसको छेड़िए मत। और ये वोट की राजनीति के लिए आप किसी के मान सम्मान से, संस्कृति से खिलवाड़ मत करिए। जी,
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर आनंद राय जी, जो कि हर मुद्दे पर अपनी मुखर राय रखते हैं। वो हमारे साथ में इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए थे। बहुत सारी चीज़ें हमने जानने की कोशिश की उनसे, और उन्होंने बड़े साफ तरीके से सारी चीज़ों को क्लियर किया और बताया। तो मुझे लगता है कि शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस मुद्दे पर बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी दलित टाइम्स से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय जोहार।